हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी का जो एग्जाम है 2022 काफी अच्छा रहा होगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम कंप्लीट होने के बाद हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अभी खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि एग्जाम कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को अभी एग्जाम की एनालिसिस करनी है। किस तरह से हम लोगों ने उसमें स्कोर किया है और कहां पर हम लोग लैग कर गए, मतलब किस तरह से हम अपने स्कोर को और इंप्रूव कर सकते थे। ठीक है, तो पेपर एक बार एनालाइज जरूर करिएगा, इसके जो सॉल्यूशंस हैं उनको देखो, किस तरह से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो हमने कोशिश किया कि बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करें। इसी में हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2 का सेक्शन 3, जिसके अंदर आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं और बेटा ध्यान देना, काफी इजी क्वेश्चंस हैं। देखो यहां पर किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करता हूं, तो ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर क्या बोला गया है, 4 बॉक्सेज हैं, हर बॉक्स के अंदर 5 बॉल्स हैं, 3 रेड और 2 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, और बोला गया है कि 20 बॉल्स में से आपको 10 बॉल्स का सिलेक्शन करना है, सच दैट कंडीशन यह है कि हर बॉक्स में से एक ब्लू और एक रेड बॉल कम से कम सिलेक्ट होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि यदि मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, वो समझो पहले। यदि आप हर बॉक्स में से कम एक रेड और एक ब्लू बॉल यदि मान लो सिलेक्ट करना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली कहने का मतलब यह है कि हर बॉक्स में से आपको कम से कम कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है, 2। तो यदि हर बॉक्स में से कम 2 बॉल हमें सिलेक्ट करनी है, तो इसका मतलब 8 बॉल्स का सिलेक्शन तो वैसे ही हो गया। यदि आपको 10 बॉल सिलेक्ट करनी है तो हमारा फोकस होना चाहिए बची हुई 2 बॉल्स पर। ये 2 बॉल्स जो आपको और सिलेक्ट करनी है, हो सकता है कि आप चाहें तो यहां पर इन दोनों बॉल्स का सिलेक्शन सेम बॉक्स में से कर लें, या हो सकता है आप चाहें तो इन दोनों बॉल्स का जो सिलेक्शन है डिफरेंट बॉक्स में से कर लें। तो 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। यदि मैं पहला केस यहां कंसीडर करूं कि यदि इन दोनों बॉल्स का जो सिलेक्शन किया गया है यदि वो सेम बॉक्स में से है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी बनती है कि हमने एक बॉक्स में से 2 बॉल का सिलेक्शन किया, एक बॉक्स में से 2 का, एक बॉक्स में से 2 का, और बचा हुआ जो बॉक्स है उसमें से 4 बॉल। पॉसिबिलिटी बनेगी, मतलब कि जो बची हुई 2 बॉल्स हैं वो दोनों की दोनों बॉल्स एक सेम बॉक्स से सिलेक्ट की गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो 2 बची हुई बॉल्स हैं उनका सिलेक्शन डिफरेंट बॉक्स से किया, तो इसका मतलब है कि 2 बॉक्स ऐसे होंगे जहां पर से हमें 2 बॉल का सिलेक्शन करना होगा और बचे हुए 2 बॉक्स में से हमें 3 बॉल्स का सिलेक्शन करना होगा। इसी तरह की पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा। यदि आप ये केस बना लेते हैं तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं, आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे। यदि मुझे 4 बॉक्स में से 3 बॉक्स ऐसे हैं जहां से 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, एक चौथे बॉक्स में से 4 बॉल सिलेक्ट करनी है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 4C3 से उन 3 बॉक्स को सेपरेट कर लो जहां से मुझे क्या करना है, मुझे 2-2 बॉल का सिलेक्शन करना है। और 2-2 बॉल का सिलेक्शन कैसे होगा बेटा, जरा बताओ तो। बहुत आसान है, क्योंकि जो बॉक्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें 3 तो हमारे पास रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल है। यदि 2 बॉल का सिलेक्शन करना है जिसमें एक रेड है और एक ब्लू है, तो सिलेक्शन करने का तरीका बहुत आसान हो गया, 3C1 इंटू 2C1 है कि नहीं बेटा। 2 बॉल सिलेक्ट हो गई आउट ऑफ 5। दूसरे बॉक्स में से भी 2 बॉल का सिलेक्शन करना है तो इंटू सेम टर्म। तीसरे बॉक्स में से भी 2 बॉल का सिलेक्शन करना है इंटू सेम टर्म, तो मतलब कितना हो गया, पावर 3। अब यदि आपको किसी एक चौथे बॉक्स में से आपको 4 बॉल का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ दीज 5 बॉल्स, सच दैट एक ब्लू बॉल कम से कम आनी चाहिए, एक रेड बॉल कम से कम आनी चाहिए, तो क्या मैं बोलूं यहां पर 5C4 इज द आंसर। जब आप इन 5 में से 4 बॉल का सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन में क्या हमेशा एक ब्लू बॉल और एक रेड बॉल इंक्लूड नहीं होगा, होगा ना बेटा। क्या ऐसा होगा कि यदि मैं 5 में से 4 बॉल का सिलेक्शन कर रहा हूं तो चारों की चारों ब्लू आ जाएं, उसमें रेड ना आए, पॉसिबल नहीं। या ऐसा हो सकता है 5 में से 4 बॉल का सिलेक्शन किया और सारी की सारी ब्लू बॉल्स आ गई, उसमें रेड बॉल नहीं गई, पॉसिबल नहीं। इसका मतलब यदि आप यहां पर सिलेक्शन कर रहे हैं इस तरह से, तो आप देखेंगे उसको फाइंड करने का नंबर ऑफ वेज ये हो जाएगा, है कि नहीं। सेम इसी तरह से सेकंड केस को फाइंड आउट कर लो बेटा, बहुत आसान है।
आपके पास 4 बॉक्स हैं जिसमें से 2 बॉक्स ऐसे हैं जहां से 2 बॉल सिलेक्ट करनी है और बचे हुए 2 बॉक्स में से 3 बॉल को सिलेक्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे, 4C2 से उन 2 बॉक्स को पहले सेपरेट कर लेते हैं जहां से हमें 2 बॉल का सिलेक्शन करना है, और जिस भी बॉक्स में से आपको 2 बॉल का सिलेक्शन करना है वो नंबर ऑफ वेज हम यहां पर लिख चुके हैं 3C1 इंटू 2C1। ये टर्म कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, 2 बार, क्योंकि 2 बॉक्स ऐसे हैं जहां से 2 बॉल का सिलेक्शन करना है। ठीक है, अच्छा 2 बॉक्स ऐसे हैं जहां से आपको 3 बॉल का भी सिलेक्शन करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यदि आपको इन 5 में से 3 बॉल का सिलेक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा? फाइंड आउट करने का तरीका क्या रहेगा? 5C3 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, 5 में से 3 बॉल के सिलेक्शन करने का। इसमें से उन केसेस को हटा देना जब तीनों की तीनों बॉल आइडेंटिकल हो जाए, मतलब सेम कलर की हो जाए। तो आप देखेंगे कि तीनों की तीनों बॉल्स सेम कलर की तभी हो सकती हैं जब हमारे पास तीनों की तीनों बॉल कैसी आ जाएं? रेड कलर की। तो आप देखेंगे यहां पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट केस में जो हमारे पास आंसर आएगा और सेकंड केस में जो आंसर आएगा, दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करने पर जो आंसर आता है हमारा वो है ऑप्शन ए। ठीक है ना। 4C3 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 4। ये कितना हो गया? 3 2 6 का होल क्यूब इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर 216 इंटू 20। सिमिलरली इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 6 इंटू 6 का स्क्वायर, और यहां से कितना हो गया? 5C3 की वैल्यू कितनी होती है? 10, 10 माइनस 1, 9 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो दोनों को आपस में ऐड कर दो तो फाइंड कर सकते हो फाइनली जो आंसर आएगा। ठीक है ना बेटा, क्लियर है पॉइंट? चलिए बात करते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। अगेन यहां पर देखो क्वेश्चन काफी इजी है। यदि आप यहां पर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट है m⁻² आपको फाइंड आउट करना है। तो जरा सोचो बेटा, क्या मैं m⁻² सच में कैलकुलेट कर सकता हूं? कर सकता हूं यदि मुझे पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाए, क्योंकि बिना पैटर्न के मैं m⁻² फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। ऑब्वियसली बात है। इसका मतलब तो यह है कि मुझे m को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2022 टाइम्स, जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो यदि आपको यह एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है ऑब्वियसली कि यहां पर कोई ना कोई एक पैटर्न बन रहा होगा जो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यदि आपने वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और वो पैटर्न क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूं। m से आपको हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप यहां m² फाइंड आउट करेंगे, दैट इज m इंटू m, 5/2, ये 3/2, ये हो गया -3/2 और ये -1/2। इसको मल्टीप्लाई करो अगेन m से, 5/2 -3/2, दिस इज 3/2 एंड -1/2। जब आप m² की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आप देखते हैं कि m² की जो वैल्यू आती है ये आती है बेटा मैट्रिक्स 4 -3 3 एंड -2। यहां पर इसके जो एलिमेंट आ रहे हैं ना, ये इंटीजर की फॉर्म में आ रहे हैं। अब इस m² को आगे लेके चलो। जब आप m² की हेल्प से जब आप फाइंड आउट करेंगे m⁻⁴, मतलब कि इसको लिखेगा m² इंटू m², ये बनेगा 4 -3, दिस इज 3 -2। इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं m² से, 4 3 -3 एंड -2। तो हम देखेंगे कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा ये आएगा 7 -6 6 और ये -5। इवन जैसे कि आपको कोई सीक्वेंस डिफाइन करना है, कोई पैटर्न यदि आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें कम से कम 3 टर्म आपको मालूम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं m⁻6 और यहां पर फाइंड आउट कर लेता हूं। दैट इज डिफाइंड एज m⁻⁴ इंटू m²। जब आप यहां पर m⁻⁴ को मल्टीप्लाई करते हैं m² के साथ में, m² है 4, ये 3, ये -3 और ये -2, तो हम देखेंगे कि इन दोनों मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट आता है ये आता है कुछ इस फॉर्मेट में। दिस इज 10 -9, ये 9 और यहां पर आ गया -8।
जब आप m स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, m की पावर 4 कैलकुलेट करते हैं, m की पावर 6 कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखेंगे यहां पर जो पैटर्न फॉलो होता है वो क्या है। यहां पर है पहला टर्म 4, फिर 7, फिर 10, मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक एपी फॉर्म करता है, जिसका कि nth टर्म क्या लिखेंगे, 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है इस एपी का, 3 के बराबर, पहला एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट की बात करूं तो ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, तो इसका मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इसका मतलब यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो 3n की फॉर्म में आएगा, है कि नहीं। सिमिलरली जब आप तीसरा एलिमेंट फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा -3n की फॉर्म में। और यदि हम फोर्थ एलिमेंट की बात करें तो फोर्थ एलिमेंट आप देख सकते हैं ये अगेन आपके पास एक एपी फॉर्म करेगा, जिसका फर्स्ट टर्म -2 है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, -3। तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हो, इसका अगला टर्म क्या होगा, n-1 इंटू -3। ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी। कौन सी मैट्रिक्स बनेगी ये बनेगी मैट्रिक्स m की पावर 2n, या आप चाहो तो बोल सकते हो m स्क्वायर की पावर n। तो यदि मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं m रेज़ टू दी पावर 2022 कितना आएगा, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, बिकॉज m रेज़ टू दी पावर 2022 क्या लिखा हुआ है, m स्क्वायर की पावर 1011। तो यहां पर n की जगह यदि हम 1011 पुट कर दें तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं m रेज़ टू दी पावर 2022 कितना आएगा, ठीक है ना। और वो हमारा आंसर जो बनेगा यहां से वो है ऑप्शन। क्लियर है ना बेटा, समझ में आ गया तरीका सिंप्लीफाई करने का। तो हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे किस तरह से मुझे क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, तो आप यहां पर पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक बार जब आपको पैटर्न मिल गया तो उसके बाद आप चाहो तो इसको जनरलाइज कर दो, n की किसी भी वैल्यू के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर कितना आएगा, ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहां पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए जरा क्या दिया हुआ है। 4 बॉक्सेज हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, ठीक है। इसमें हमें कुछ बॉल्स दी हुई है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 के अंदर हमें बोला गया है यहां पर जब आप फर्स्ट बॉक्स में से एक बॉल का सिलेक्शन करते हैं और यदि वो जो बॉल आती है यदि वो रेड कलर की आती है तो आपको बॉल का सिलेक्शन कहां से करना है, बॉक्स 2 में से। यदि वो बॉल ब्लू कलर की आती है तो आपको सिलेक्शन करना है नेक्स्ट बॉल बॉक्स 3 से। यदि बॉल ग्रीन कलर की आती है तो आपको सिलेक्शन करना है नेक्स्ट बॉल का कहां से, फोर्थ बॉक्स से। वी हैव टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वन ऑफ द चोजन बॉल इज व्हाइट गिवन दैट द इवेंट एटलीस्ट वन ऑफ द चोजन बॉल इज ग्रीन हैज हैपेंड। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर, यदि इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है। ये हो गया पहला बॉक्स जिसके अंदर की हमें क्या क्या दे रखा है, 8 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। पहले एक बार क्वेश्चन समझते हैं ना बेटा। ये हो गया फर्स्ट बॉक्स। सेकंड बॉक्स की हम बात करें यहां पर, तो सेकंड बॉक्स में क्या क्या दे रखा है, इसमें है 24 रेड बॉल्स, 9 ब्लू बॉल्स और 15 हो गए यहां पर ग्रीन बॉल्स, ठीक है। तीसरा जो बॉक्स है B3, इसमें भी इसी तरह से कुछ बॉक्स आपको दे रखा है बॉल। एक तो ब्लू बॉल दे रखी है, 12 इसमें ग्रीन बॉल्स दे रखी हैं और 3 इसमें येलो बॉल दे रखी हैं। इसके साथ साथ यहां पर आपको जो चौथा बॉक्स दे रखा है इसमें भी आपको कुछ बॉल्स दे रखी हैं, किस तरह से, B4 के अंदर। इसमें है 10 तो ग्रीन बॉल और 16 है ऑरेंज बॉल और इसके अलावा 6 है व्हाइट बॉल, ठीक है। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, किस तरह से, किस इवेंट की फाइंड आउट करनी है, वन ऑफ द चोजन बॉल इज व्हाइट। जो सिलेक्टेड बॉल है वो क्या होनी चाहिए, व्हाइट बॉल होनी चाहिए। तो आप देखेंगे यहां पर जो व्हाइट बॉल अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ चौथे बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा फेवरेबल केस बनेगा, तो फेवरेबल केस क्या बनेगा, आपको यहां पर बॉक्स B4 का सिलेक्शन करना है और उस B4 में से भी कौन सी बॉल का सिलेक्शन करना है बेटा, व्हाइट बॉल का, ठीक है। तो फेवरेबल केस की मैं बात करूं तो यहां पर क्या आएगा, पहले सिलेक्शन ऑफ द ग्रीन बॉल फ्रॉम B1 कितना हो गया, 5/16। जब आपने यहां से ग्रीन बॉल का सिलेक्शन किया
तो अगली बॉल का सिलेक्शन कहां से होगा? फोर्थ बॉक्स से, और इसमें से भी व्हाइट बॉल का सिलेक्शन करना है तो कितना हो गया? 6 डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, वो क्या डिफाइन किया गया है? एटलीस्ट वन ऑफ द चोजन बॉल इज ग्रीन। यदि कम से कम एक सिलेक्टेड बॉल कैसी हो जाए? ग्रीन हो जाए। तो जरा देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है यदि कम से कम एक बॉल ग्रीन चाहिए तो। यदि आपने यहां से रेड बॉल का सिलेक्शन किया 8 डिवाइडेड बाय 16 से, तो दूसरी बॉल का सिलेक्शन कहां से होगा? सेकंड बॉक्स से। चूंकि ये रेड बॉल है मतलब ग्रीन बॉल नहीं है, तो इसका मतलब यदि आप चाहते हैं कि कम से कम एक ग्रीन बॉल का सिलेक्शन हो, तो इसका मतलब सेकंड बॉक्स से आपको ग्रीन बॉल का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और वो कितने तरीके से होगा? 15 डिवाइडेड बाय कितना हो गया है ये? 48। पहला पॉसिबिलिटी बना। जब आप बॉल्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, पहली बॉल तो बॉक्स B1 में से आएगी अकॉर्डिंग टू द रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर। दूसरी बॉल का सिलेक्शन होगा B2, B3 और B4 में से। ठीक है, तो हमने पहला केस लिया कि पहली बॉल रेड कलर है तो सिलेक्शन होगा सेकंड बॉक्स में से, और उसमें से ग्रीन बॉल कितने तरीके से आ जाएगी? प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? यदि आपने यहां से ब्लू कलर का सिलेक्शन किया है, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 16, तो जो बॉल का सिलेक्शन होगा सेकंड बॉल का, दैट इज फ्रॉम द बॉक्स B3। और इसमें से यदि हम ग्रीन बॉल सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कम से कम एक ग्रीन कलर की बॉल सिलेक्ट होनी चाहिए। यदि यहां पर ग्रीन कलर की बॉक्स सिलेक्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यहां से आपको ग्रीन कलर की बॉल सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहां से ग्रीन कलर की बॉल कितने तरीके सिलेक्ट होगी? 12 डिवाइडेड बाय 16 प्लस यदि यहां से आपने ग्रीन कलर की बॉल का सिलेक्शन किया 5/16 से, तो यहां से जब चौथा जो बॉक्स है इसमें से आप बॉल का सिलेक्शन करोगे, तो आप ध्यान देना आप कोई भी बॉल का सिलेक्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कम से कम एक बॉल ग्रीन होनी चाहिए। तो दूसरी बॉल ग्रीन हो जाए तो भी चल जाएगा, दूसरी बॉल ऑरेंज हो जाए तो भी चल जाएगा, और दूसरी बॉल यदि व्हाइट हो जाए तो वो भी चल जाएगा। इसका मतलब आप यहां से कोई भी बॉल का सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। समझ में आ गया तरीका सिंप्लीफाई करने का? 3 केसेस बनाने के बजाय इसको इस तरह से इंक्लूड कर लो। तो ये हो गया फेवरेबल केस, ये हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो 16 एक कॉमन फैक्टर है जो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा यहां से आप चाहो तो 32 जो कॉमन फैक्टर है उसको भी हटा सकते हो, यदि आप इसको 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ठीक है ना, तो इसको बस सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने पर जो हमारा आंसर आता है वो आता है बेटा 5/52। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सो क्वेश्चन काफी इजी है, प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, तो प्रोबेबिलिटी पर यदि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं तो क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहां पर, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, आप इसको एज ए लिमिट का क्वेश्चन भी एज्यूम कर सकते हैं। वैसे मुझे जो दिख रहा है यहां पर वो लिमिट एज ए सम ज्यादा दिख रहा है। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन हालांकि ये भी बहुत इजी है, यदि आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखेंगे, पैटर्न यदि आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करना है। यहां पर हमें दिया गया है फॉर पॉजिटिव इंटीजर n वी हैव टू डिफाइन द फंक्शन f ऑफ n इन दिस वे। तो हमें फाइंड आउट करना है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर f ऑफ n की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है ना बेटा, तो देखो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये जो सीक्वेंस यहां पर लिखा हुआ है ना, इस सीक्वेंस को आप कन्वर्ट कर दो किसमें? इस सीक्वेंस को कन्वर्ट कर दो इसकी जनरल टर्म में, मतलब सिग्मा की फॉर्म में। क्योंकि जैसे ही यहां पर इस एक्सप्रेशन को सिग्मा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली एज ए लिमिट एज ए डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट एज ए सम। ठीक है ना, तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहां पर यूज करना है। जरा देखो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है। यदि आप चाहें तो यहां पर इस n को इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी यदि मैं इस n को फिलहाल के लिए हटा दूं तो यहां से लेके यहां तक जो टर्म है इनको बस थोड़ा ध्यान से देख लो, आपको पैटर्न अपने आप मालूम चल जाएगा। ठीक है,
एन को अभी ऐसी चीज रहने देते हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एन प्लस सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक। देखो क्या लिखा हुआ है, 16, 32, 48, मतलब कि पहली टर्म क्या बनेगी 16r, सेकेंड टर्म है 5n, ये प्लस n, ये माइनस 3n, मतलब कि यहां पर एक AP बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस कितना है -4। तो हम देखेंगे कि यहां पर जो टर्म बनेगा वो आएगा 5 प्लस r माइनस 1 इंटू -4 इंटू n, और माइनस में कितना लिखा हुआ है सभी जगह पर 3n² डिवाइडेड बाय, नीचे यदि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4n, ये 8n, ये 12n, इसका मतलब है कि जनरल टर्म बनेगी 4 इंटू rn और प्लस में हो गया 3n²। यदि मैं यहां पर n को हटा देता हूं तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये जो यहां पर लास्ट टर्म लिखा हुआ है दैट इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। जब आप r की जगह यहां n पुट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, यदि हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, n प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, नीचे हमारे पास टर्म बना हुआ है 3n² माइनस 4rn, ऐसा ही कुछ टर्म आपको यहां पर भी मिलेगा, जरा देखना जरा क्या मिलेगा टर्म। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 16r और प्लस में कितना आ गया 20rn, प्लस में आ गया 20n और माइनस में आ जाएगा 20rn, माइनस में आ जाएगा 3n²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, कुछ कॉमन दिख रहा है यहां से, फाइव प्लस कुछ गलत कर दिया, ये हमारे पास आएगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू एन। यदि इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करते हैं, फिर से एक बार जरा देखिएगा, 16r और यहां पर आएगा सेकेंड टर्म की बात करें तो प्लस में आएगा 5 प्लस r माइनस 1 इंटू डी माइनस 4 इंटू एन, और यहां पर आएगा माइनस में 3n² डिवाइडेड बाय, नीचे बनेगा हमारे पास 4rn प्लस 3n²। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने पर यहां पर कुछ टर्म आएंगी कुछ इस तरह से, दैट इज 16r प्लस में आएगा यहां से 5 प्लस 4 9n और माइनस में आएगा 4rn माइनस 3n² डिवाइडेड बाय 4rn प्लस 3n²। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे 4rn प्लस 3n², यही सेम टर्म आपको यहां पर भी लिखा हुआ है। आप चाहो तो यहां पर डायरेक्टली भी इसको n से डिवाइड करके r बाई एन का फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, 16r प्लस 9n डिवाइडेड बाय, इसमें से n कॉमन लेंगे तो बनेगा 4r प्लस 3n, और जब यहां पर 4rn प्लस 3n² को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -1। ठीक है, जब अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर जो वैल्यू एडिशन की फॉर्म में लिखी हुई है इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो पहला सिग्मा तो बनेगा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, 16r प्लस 9n डिवाइडेड बाय n इंटू 4r प्लस 3n, और दूसरा बनेगा यहां पर माइनस में सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक कितना, चूंकि सिग्मा ऑफ 1 की जो वैल्यू होती है r इज इक्वल टू 1 से n तक,
ये वैल्यू n के बराबर होती है, इसलिए आप देखेंगे कि ये जो n है यहां पर, ये n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनली टर्म बचेगा वो यहां पर इस सिग्मा की फॉर्म में आएगा। और इस सिग्मा की वैल्यू को यदि मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं तो इस सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट एज अ सम। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, जरा देखो यहां पर, चूंकि यहां पर सिग्मा आर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आर के रेस्पेक्ट में एन कांस्टेंट है, इस एन को बाहर निकाल लो तो ये बन गया 1/n टाइम्स सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ऊपर नीचे इसको n से डिवाइड कर देना तो फॉर्मेट बन जाएगा 16 टाइम्स r बाई एन प्लस 9 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा बेटा 4 टाइम्स r बाई एन प्लस 3। तो यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू बेटा f ऑफ n के बराबर है। तो जब कैलकुलेट करेंगे ना लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ n, तो उस केस में 1/n तो क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। सिग्मा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक। और r बाई एन की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, r बाई एन विल बिकम x। तो इसका मतलब ये हुआ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर f ऑफ n विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 16x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 इंटू dx। और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जरा देखिएगा 0 to 1 16x प्लस कितना लिखा हुआ है 9 अपॉन 4x प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, 4 माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 3 इंटीग्रेट कर लो 0 से 1 में, आपको आंसर दिख जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4x माइनस 3 अपॉन 4 ln ऑफ 4x प्लस 3। लिमिट लगा देना 0 से लेके 1 तक। तो जब 1 पुट करोगे यहां पर तो 1 पुट करने पर आएगा 4 माइनस 3/4 ln 7। और जब आप यहां पर 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने पर कितना आएगा, 0 माइनस 3/4 ln 3। ठीक है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पर जो फाइनली आपको आंसर मिलेगा वह है ऑप्शन सी। क्लियर है पॉइंट बेटा, समझ में आ गया है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर इन चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, अपना माइंडसेट एक बार पहले बना लें, एक रोड मैप पहले बना लें क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि मुझे क्वेश्चन को इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्वेश्चंस ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, बहुत इजीली आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर क्या आएगा। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया है क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने का तरीका? गुड लक।